So, good morning, guys. Last day we completed the first chapter. First part of the third chapter, which is titled "Two Stories About the Flying," and we completed the chapter called "His First Flight" by Leonor Pleharte. And today we will start the next part of the chapter, which is titled "Black Aeroplane" by Frederick Frost. Okay. So this one is also about flying, just as the way the other chapter was. पहले वाला chapter था वो भी flying की फ्लाइंग के बारे में था, सीगल के बारे में था, ठीक है, कैसे वो उसको खुद के पंखों पे विश्वास नहीं था, एंड हाउ ही हैज़ बीन एबल टू get through it, and how he has been able to learn the flying, and how he overcome his fear of flying. So the first chapter about the flying was all about regaining, मतलब अपने पे विश्वास को, मतलब अपने पे विश्वास होना या फिर अपने क्वालिटी पे विश्वास करना, वो सिखा रहा था, ठीक है, जो पहला वाला चैप्टर था, पहला वाला पार्ट तो चाहे इस चैप्टर का, हिज फर्स्ट फ्लाइट। लेकिन ये वाला जो है, ये वाला थोड़ा डिफरेंट है। ये वाला, ये चैप्टर द ब्लैक एरोप्लेन एक्चुअली टॉक्ड अबाउट हाउ सम रेश डिसीजंस, ओके, कभी कभी होता है ना, हम लोग कुछ ऐसा डिसीजंस ले लेते हैं जो हमें नहीं लेना चाहिए, या फिर कभी कभी हम ऐसा करते हैं कि मतलब जोश में आके कुछ डिसीजन ले लेते हैं, मतलब जोश में आके कुछ डिसीजन ले लेते हैं और बाद में पछताना पड़ता है, ठीक है। ये चैप्टर उसके बारे में है कि किस तरह से मतलब किसी ने जोश में आके कुछ डिसीजन ले लिया और किस तरह उसको पछताना पड़ा बाद में, ठीक है। तो ये उसी के चैप्टर में कि हमेशा, मतलब देयर इज़ वन थिंग, पहला कि अपने एबिलिटीज़ पे कॉन्फिडेंट होना चाहिए, अपने एबिलिटीज़ के बारे में हमें अवेयर रहना चाहिए, हमें ये विश्वास होना चाहिए कि हम कुछ कर सकते हैं हमारे एबिलिटीज़ को लेके, हमारा जो क्वालिटीज़ है उसको लेके। और दूसरा है कि हमें अपने एबिलिटीज़ या क्वालिटीज़ पर ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। ओवर कॉन्फिडेंट अगर हो जाएंगे तो भी प्रॉब्लम है, ठीक है। अगर ओवर कॉन्फिडेंट होकर हम कुछ करेंगे तो हम मतलब मुश्किल में भी पड़ सकते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम में फंस सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब हमें एक बैलेंस वे में चलना चाहिए। अगर हमने पहला वाला चैप्टर, जैसे सीगल का चैप्टर अगर हमने पढ़ा कि किस तरह से सीगल को अपने पंखों पे विश्वास नहीं था, क्योंकि उसको लगता था कि उसके पंख उसका साथ नहीं देंगे जब वो उड़ेगा। लेकिन इस वाले में ये वाला जो चैप्टर है, ये वाला चैप्टर एक पायलट के बारे में है जो तूफान में, वो सोचता है कि वो इतना अच्छा प्लेन चलाता है कि वो तूफान में भी प्लेन चला लेगा। तो ही वॉज ओवर कॉन्फिडेंट अबाउट हिज कैपेबिलिटी ऑफ फ्लाइंग द प्लेन, विच एक्चुअली लेड टू अ ग्रेट प्रॉब्लम फॉर हिम, दो ही वॉज सेव्ड। मतलब चैप्टर में वो बच जाता है, किस तरह से बचता है, क्या होता है, हम चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट के होने की वजह से वो एक मुसीबत में पड़ जाता है, तो हमें मुसीबत में पड़ जाता है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर द ब्लैक एरोप्लेन। The moon was coming up in the east behind me, and the stars were shining in the clear sky above me. There wasn't a cloud in the sky. I was happy to be alone high up above the sleeping countryside. I was flying my old Dakota airplane over France back to England. I was dreaming of my holiday and looking forward to being with my family. I looked at my watch, 1:30 in the morning. तो जो पायलट है वो बोल रहा है, वो रात को सफ़र कर रहा है, ठीक है। He was flying the plane at night. तो वो देख रहा है कि वो जिस डायरेक्शन में प्लेन उड़ा रहा है उसके ठीक ईस्ट में, उस प्लेन के ईस्ट डायरेक्शन से मून निकल के आ रहा है, मतलब मून राइज हो रहा है, ठीक है। उसके पीछे आकाश में पूरा तारा भरा हुआ है, ठीक है, स्काई, और पूरा आकाश मतलब साफ है, मतलब कोई भी कुछ बारिश का या फिर बादल का या फिर तूफान का कोई साइंस नहीं है, ठीक है। एकदम वेदर पूरा क्लियर है वेदर, एकदम बहुत अच्छा वेदर है। There wasn't a cloud in the sky. स्काई में एक भी क्लाउड नहीं है। And he was happy. I was happy to be alone high up above the sleeping countryside. और वो बहुत खुश था कि वो एकदम शांत सा, एक मतलब शांत समय में, एकदम शांत जगह में वो उड़ के जा रहा है, ठीक है, कंट्री साइड के ऊपर। कंट्री साइड मतलब विलेज, ठीक है। मतलब तुम जब यूरोप पे जाओगे, यूरोप में विलेज को कंट्री साइड कहते हैं, ठीक है। जो गाँव है उनको कंट्री साइड कहते हैं या फिर फार्म्स कहते हैं।
तो वो किसी गांव के ऊपर से अपना प्लेन उड़ा के जा रहा था, और उड़ा के कहाँ से मतलब क्या उड़ा के जा रहा था, ओल्ड डकोटा एयरप्लेन। तो एक तरह का एरोप्लेन होता है जिसको डकोटा एरोप्लेन कहते हैं। ये दिस इज बेसिकली टाइप ऑफ एरोप्लेन जिसको हम डकोटा का एरोप्लेन कहते हैं। तो छोटा सा होता है, ठीक है, एकदम छोटा सा एक एरोप्लेन होता है डकोटा। ये किस तरह का एरोप्लेन होता है, ये एक छोटा मतलब इतना भी छोटा नहीं, मतलब 2 सीटर या फिर 3 सीटर ऐसा 5 सीटर का एरोप्लेन होता है जो कोई भी उड़ा सकता है, और ज़्यादा हाइट पे वो नहीं उड़ाया जा सकता, वो बहुत हाइट पे नहीं उड़ सकता और इतना भारी नहीं होता एरोप्लेन। ज़्यादातर प्राइवेट जेट मतलब प्राइवेट एरोप्लेन के तौर पे ये यूज़ होता है डकोटा जो है। ये काफ़ी पुराना मॉडल है जो अभी मार्केट में नहीं मिलता है, लेकिन उसका बहुत लूप होल्स है, इसकी वजह से वो अभी मार्केट में नहीं मिलता है। तो वो अपना वो डकोटा एरोप्लेन जो है वो उड़ा के जा रहा था, कहाँ से, फ्रांस से इंग्लैंड की ओर जा रहा था। और इंग्लैंड में किससे जा रहा था, वो शायद फ्रांस में काम करता था या जॉब करता था, और वो छुट्टी लेके इंग्लैंड जा रहा था। और जाते जाते वो सोच रहा था कि किस तरह से वो अपनी छुट्टी अपनी फैमिली के साथ बिताएगा। as he says, I was dreaming of my holiday, looking forward to being with my family। तो वो अपनी छुट्टियों के बारे में सोच रहा था, किस तरह से वो अपने फैमिली के साथ होगा वो भी सोच रहा था। I looked at my watch, 1:30 in the morning। तो वो जब जा रहा था, जाते जाते काफ़ी देर हो गया, एंड इट इज़ 1:30 इन द मॉर्निंग जो बोला है, इसका मतलब है क्योंकि 12 बजे के बाद तो दूसरा दिन शुरू हो जाता है ना, रात के 12 बजे के बाद। तो ही वॉज टॉकिंग अबाउट दैट 1:30 इन द मॉर्निंग, ठीक है। तो वो दूसरे दिन के बारे में बात कर रहा था, दोपहर 1:30 बजे की बात नहीं कर रहा था, ठीक है। सो ही वॉज बेसिकली कैलकुलेटिंग द डे फ्रॉम द 12 midnight। सो फॉर if we calculate this way, then 1 is basically the 1 of the next morning, right? So this was like he was flying the plane। तो वो उड़ाते उड़ाते वो समय देख रहा था, उसने समय देख के देखा क्या 1:30 बज गया, ठीक है। I should call Paris control soon, I thought, as I looked down past the nose of the aeroplane. I saw the lights of a big city in front of me. I switched on the radio and said, Paris control, Dakota DS-088 here, can you hear me? I am on my way to England, over। तो वो कंट्री साइड तो उड़ के पेरिस की तरफ जा रहा था। तो उसने सोचा कि जब पेरिस की तरफ जा रहा है तो पेरिस कंट्रोल रूम, पेरिस का जो एरोप्लेन कंट्रोल रूम है उसको बता दे कि वो पेरिस के ऊपर से उड़ के जा रहा था, वरना मतलब बिना परमिशन लिए अगर उड़ के जाएगा, ठीक है, तो पेरिस के लोग उसको मतलब लाइक किसी दूसरे देश का या जासूस का प्लेन समझ के उसको अटैक भी कर सकते हैं, राइट। तो उसको अपना आइडेंटिटी उनको बताना पड़ेगा कंट्रोल रूम को। तो उसने क्या किया, तो उसने सोचा कि जैसे कि मैं मतलब धीरे धीरे वो उड़ के आ रहा था, तो उसने देखा कि उसके नीचे क्या है, एक बड़ा सा शहर है जिसमें पूरा लाइट्स भरा हुआ है। तो दैट वाज पेरिस, ठीक है। तो वो कहाँ से देख रहा था, नोज ऑफ द एरोप्लेन, मतलब लाइक दिस इज आई मीन दिस इज हियर एंड दिस इज द नोज, राइट। एरोप्लेन का जो ये सामने का जगह होता है उसको नोज कहते हैं, ठीक है। तो उसके ऊपर से वो यहाँ पे वो बैठा है, उधर से वो देख रहा था कि नीचे एक शहर है जिसमें बहुत सारा लाइट जल रहा है। तो उसने समझ लिया कि वो पेरिस की तरफ जा रहा है, और वो सोच रहा था कि पेरिस के ऊपर से पास होने से पहले वो पेरिस के एरोप्लेन कंट्रोल रूम को बोल दे। तो उसने क्या किया, उसने रेडियो ऑन किया। द रेडियो मीन्स नॉट द रेडियो दैट यू यूजुअली, उसका मतलब वायरलेस, जो वायरलेस होता है, देखा है ना तुम लोगों ने, स्पेशली जो लोग ये गेम्स खेलते हैं बहुत सारे, राइट, द रेसिंग गेम्स एंड पबजी जो लोग खेलते हैं यहाँ पे, स्पेशली मतलब नाम नहीं ले रहा है, मुझे पता है यहाँ पे कौन पबजी खेलते हैं। तो वो लोग जो है वो लोग अच्छी तरह से समझेंगे कि रेडियो मतलब जो वायरलेस होता है वो निकाल के उसने बोला। उसने अपना इंट्रोडक्शन किस तरह दिया, अपने नाम से भी। उसने बोला डकोटा DS-088 हियर, मतलब ये एक डकोटा प्लेन है, इसका नंबर क्या है DS-088। कैन यू हियर मी, आप मुझे सुन रहे हो? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड, ओवर, मैं फ्रांस के ऊपर से उठ के कहाँ जा रहा हूँ, इंग्लैंड की तरफ जा रहा हूँ। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली, DS-088 आई कैन हियर यू, ought to turn 12 degrees west now, DS-088 ओवर। तो जो कंट्रोल रूम है, कंट्रोल रूम ऊपर से कंट्रोल रूम को क्यों बताना, क्योंकि कंट्रोल रूम से उसको डायरेक्शन के बारे में भी पता चलेगा कि किस तरफ रास्ता साफ है, मतलब किस तरफ बादल नहीं है, किस तरफ क्या है, क्योंकि वो लोग तो ऐसे सेंसर से देखते रहते हैं, ठीक है, रेडियो एक्टिव सेंसर से पूरा देखते रहते हैं। तो उस कंट्रोल रूम से भी जवाब आया क्या कि DS-088 हम आपको सुन सकते हैं, आपको इधर से 12 डिग्री वेस्ट की तरफ मोड़ देना है अपना प्लेन, तो उस तरफ से आप जा सकते हो।
I checked the map and the compass, switched over to my second and last fuel tank, and turned the Dakota 12 degrees west towards England. और उन्होंने मैप देखा, मैप देख के कंपास देखा, कंपास देख के डायरेक्शन समझा किस तरफ वेस्ट है, और उनके पास क्या था, लास्ट मतलब सेकंड और लास्ट उनका पूरा प्लेन का जो फ्यूल टैंक था, ठीक है, मतलब फ्यूल ढालने का जो मतलब उसका स्टॉक जो था, ठीक है, फ्यूल का जो स्टॉक था वो एक स्टॉक ख़त्म हो चुका था और दूसरा ही टैंक बाकी था, तो उन्होंने वो टैंक लगा दिया, ठीक है, लगा के उन्होंने मैप देख के अपने प्लेन को वेस्ट की तरफ मोड़ के इंग्लैंड की तरफ चलने लगे. I'll be in time for breakfast, I thought. A good big English breakfast. Everything was going well. It was an easy flight. वो दिल में सोच रहे थे कि हाँ वो ब्रेकफास्ट से पहले पहुंच जाएंगे, ठीक है. आई थॉट ए गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट. वो सोच रहे थे कि इस तरह से इंग्लैंड का एक बड़ा सा ब्रेकफास्ट होता है, ठीक है. इंग्लिश मतलब इंग्लैंड का ब्रेकफास्ट बहुत फेमस है, ठीक है. कभी गूगल में जाकर सर्च करके देखना इंग्लिश ब्रेकफास्ट, तो तुम लोग को ऐसा एलाबोरेट एक ब्रेकफास्ट का टेबल देखने को मिलेगा. So that's why breakfast from England is very famous, and we have lot of things that they eat in breakfast. So that's why he was thinking about the English breakfast. इसी के बारे में, इसी को लेकर वो सोच रहा था कि वो ब्रेकफास्ट के पहले पहुंच जाएगा घर और जाके उसको बहुत बड़ा सा एलाबोरेट सा इंग्लिश ब्रेकफास्ट मिलेगा. तो वो सोच के प्लेन उड़ा था, तो और सब कुछ अच्छी तरह से जा रहा था, आसमान साफ था, उसको कंट्रोल रूम से भी पास मिल गया, डायरेक्शंस भी बोल दिया गया, ठीक है. ये मतलब उड़ाना एकदम ईजी था उसके लिए, ठीक है. पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर बिहाइंड मी व्हेन आई सॉ द क्लाउड्स. और पेरिस को छोड़ के जैसे वो मतलब वेस्ट की तरफ जा रहे थे आगे इंग्लैंड की तरफ, तो पेरिस को छोड़ के 150 किलोमीटर जब उन्होंने ट्रैवल कर लिया, तब अचानक से वो दिखते हैं उसके सामने से पूरा क्लाउड आ रहा है. कैसा क्लाउड? स्टॉर्म क्लाउड्स, ठीक है. एकदम तूफान का जो मतलब बादल होते, ठीक है, जैसे हमारे यहाँ आता है ना जब तूफान आता है एकदम काले बादल छा जाते हैं पूरे आसमान पे, उसी तरह का बादल इधर आ रहा था. They were huge. They looked like black mountains standing in front of me across the sky. और ये बहुत बड़े थे, बहुत बड़े थे. देखने में जैसे मतलब माउंटेन्स की तरह था, क्योंकि वो बादल के बीच में से उड़ रहा था. समझो, नीचे से देखना और ठीक बादल को सामने से देखना दूसरी बात है, ठीक है. वो बादल के बीच में से उड़ रहा था, तो उसके लिए भी जैसे बादल क्या थे, बड़े काले काले माउंटेन्स की तरह थे, ठीक है. और स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई, और जिससे मतलब स्काई के उस तरफ, स्काई की इस पार से उस पार एकदम उसके सामने बड़े काले माउंटेन की तरह उसके सामने खड़े थे. I knew I could not fly up and over them. I did not have enough fuel to fly around them to the north or south. और मतलब उसको पता था कि वो इतना ऊंचा बादल है कि उसके ऊपर जाके उसका प्लेन नहीं उड़ सकता, और मतलब नॉर्थ और साउथ जाके मतलब उसके बीच में से ना जाके उससे घुमा फिरा के उड़ के जाना भी उसके प्लेन के लिए पॉसिबल नहीं था, क्योंकि उसके प्लेन का जो फ्यूल है वो बहुत लिमिटेड है, ठीक है. तो वो सोच रहा था क्या करें, मतलब उतना ऊपर उसका प्लेन जा नहीं सकता, और उनको डॉज कर करके उनको अवॉइड कर करके जाना, एकदम घुमा फिरा के जाने में बहुत देर हो जाता, तब तक उसका प्लेन का फ्यूल ख़त्म हो जाता. तो उसने क्या किया, आई ought to go back to Paris, I thought, and I wanted to get home. I wanted that breakfast. तो उसने सोचा कि मुझे अभी मतलब एक बार उसने सोचा कि मुझे पेरिस चले जाना चाहिए घूम के, तो यहाँ से पेरिस सामने ही है, मैं पेरिस चला जाऊँगा, तो कल जब क्लाउड्स कम हो जाएंगे, तूफान कम हो जाएगा, तो कल चला जाऊँगा. लेकिन दूसरी जगह वो सोच रहा था कि नहीं, मुझे घर जाना, मुझे वो ब्रेकफास्ट चाहिए, मतलब वो अपना वेकेशन, अपना छुट्टी अपने फैमिली के साथ इंजॉय करना चाहता था. तब उसने क्या किया, आई टेक द रिस्क, आई थॉट, एंड फ्लू द ओल्ड डकोटा स्ट्रेट टू द स्टॉर्म. यहीं पे उसने अपने कैपेबिलिटी के ऊपर ज़्यादा कॉन्फिडेंस रख दिया. उसने क्या सोचा कि नहीं, मुझे रिस्क लेना है. आई थॉट एंड फ्लू दैट ओल्ड डकोटा स्ट्रेट टू द स्टॉर्म. उसने बोला कि उसने सोचा कि मुझे रिस्क लेना है, और वो अपना वो पुराना डकोटा प्लेन लेके एकदम तूफान के बीचों बीच घुस गया. Inside the clouds, everything was suddenly black. It was impossible to see anything outside the aeroplane. The whole aeroplane jumped and twisted in the air. और जैसे ही वो तूफान के क्लाउड्स के बीच घुसा, ठीक है, उसके बीच पूरा काला था, पूरा अंधेरा था, ठीक है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था एरोप्लेन के बाहर. इट वॉज इम्पॉसिबल, मतलब पॉसिबल ही नहीं था, ठीक है. एरोप्लेन के बाहर क्या है, किस डायरेक्शन से वो जा रहा है,
कुछ भी उसका समझ में नहीं आ रहा था, ठीक है। वो जस्ट उसके बीच से उड़ा जा रहा था। ऊपर से बादल एक दूसरे से टकरा रहा था, बिजली गिर रहा था, हवा चल रहा था, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, जो एरोप्लेन है वो जंप कर रहा था, हवा में ऐसे ट्विस्ट हो रहा था, ठीक है। मतलब एरोप्लेन में भी बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, ठीक है। आई लुक्ड एट द कंपास, आई कुड नॉट बिलीव माई आईज, द कंपास वाज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड। तो उसने सोचा कि वो डायरेक्शन देखने के लिए एक कंपास लेगा। कंपास लेके उसने देखा कि बिकॉज ऑफ द स्टॉर्म कंपास ने भी काम करना बंद कर दिया था। वो एकदम राउंड एंड राउंड एंड राउंड घूम रहा है, किसी एक जगह पे फिक्स नहीं हो रहा है डायरेक्शन दिखाने के लिए। आई होप यू ऑल नो व्हाट इज अ कंपास, नॉट द कंपास दैट विच यू ड्रॉ इन द ज्योमेट्री। अ कंपास इज अ डिवाइस, राइट। अ कंपास इज अ स्मॉल डिवाइस। श्योर तुम लोगों ने फिजिक्स में प्रैक्टिकल किया होगा, 9 में 10 में भी तुम लोग करोगे प्रैक्टिकल, उसमें तुम लोग को श्योर बताया गया होगा कि कंपास जो होता है उससे डायरेक्शंस दिखता है। तो वो कंपास उठा के उसने देखा कि कंपास खुद भी घूम रहा था, मतलब किसी एक जगह के डायरेक्शन में फिक्स नहीं हो रहा था। इसका मतलब क्या था, द कंपास वाज डेड, इट वाज डेड, ठीक है। कंपास काम नहीं कर रहा था, कंपास पूरा खराब हो गया था। It would not work. The other instruments were suddenly dead. Too, I tried the radio. और तब उसने सोचा कि ये कंपास वर्क नहीं करेगा। तब उसने सोचा कि रेडियो लेके वो पास के किसी कंट्रोल रूम से कांटेक्ट करे। तो वो जब उसको रेडियो मिला, मतलब रेडियो जब उसने ऑपरेट करने का कोशिश किया, when he tried to operate the radio, तब उसने देखा कि रेडियो भी ख़राब हो चुका था, रेडियो भी नहीं चल रहा था। मतलब यहाँ पे कोई कनेक्शंस नहीं था, कंपास काम नहीं कर रहा था, मतलब इट वॉज ए मेसी सिचुएशन। तो उसका जो ओवर कॉन्फिडेंस था उसकी कैपेबिलिटी के ऊपर कि वो कुछ भी कर लेगा और ये स्टॉर्म के बीच में से जाके वो घर पहुंच जाएगा या उसके लिए मतलब उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, यहाँ पे उसने बहुत ही ओवर एस्टिमेट कर लिया था अपने कैपेबिलिटीज़ को, जिसकी वजह से वो एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका था, ठीक है। पेरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी। और वो मतलब वो रेडियो लेके, वो वायरलेस जो होता है वो लेके एकदम जोर से चिल्ला रहा था, पेरिस कंट्रोल, क्या आप मुझे सुन सकते हो। देयर वाज नो आंसर, द रेडियो वाज डेड टू। और दूसरी तरफ से कोई भी आंसर नहीं आ रहा था। तब उसने समझ लिया कि रेडियो भी डेड हो चुका है, रेडियो भी काम नहीं कर रहा। आई हैड नो रेडियो, नो कंपास एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वाज लॉस्ट इन द स्टॉर्म। तो उसके पास ना रेडियो था, मतलब ना वायरलेस था किसी के साथ मतलब कांटेक्ट करने के लिए, ना उसके पास कंपास था, और ना ही वो आसपास इतना अंधेरा था कि कुछ देख सकता था। तो इसका मतलब एक ही था कि वो तूफान में खो चुका है, वो प्लेन लेके तूफान में खो चुका है, वो पता नहीं किस तरफ जाएगा, कहाँ जाएगा, ठीक है। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स, ओके, आई वाज लॉस्ट इन द स्टॉर्म। तो वो तूफान में खो चुका, ठीक है। चलो आज इतना तक ही रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट दिन और एक वीडियो में, बिकॉज अगर एक वीडियो कर दूंगा तो पूरा वो हो जाएगा, तुम लोगों को समझ भी नहीं आएगा, सर के ऊपर से थोड़ा चला जाएगा। सो दैट्स वाई आई एम स्टॉपिंग इट हियर टुडे। आई विल डू अनदर वीडियो ऑफ इट एंड आई विल अपलोड इट, ओके। बाय फॉर नाउ, एंड इफ़ यू डू नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग, कुछ समझ में नहीं आया तो ग्रुप में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है।